नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और देश की बात में आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीजेपी को मिल रहे सियासी झटकों की। पश्चिम बंगाल की सियासत में घर वापसी की माहौल की बात हम करेंगे। दीदी और दादा के बीच सुलह समझौते की बात करेंगे। कांग्रेस में भी आज मान मनोबल का माहौल जो है उसकी भी बात करेंगे। सचिन पायलट को गांधी परिवार का जो न्योता मिला है, इसीलिए शायद सचिन पायलट ने कहा है कि बीजेपी सचिन तेंदुलकर से बात कर रही है, सचिन पायलट से नहीं। इस बीच महाराष्ट्र से भी खबर है कि शरद पवार की जो राजनीतिक सक्रियता है उसको लेकर 2024 के मद्देनज़र काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रशांत किशोर से आज शरद पवार मिले हैं। ये माना जा रहा है कि अब नए समीकरणों की शुरुआत हो चुकी है। उधर मुंबई में मुंबई पहुंचे ममता के दूत बनकर प्रशांत किशोर, और इस वजह से ये ज़्यादा माना जा रहा है कि 2024 में कुछ तो खेला होने वाला है। दिल्ली पर सबकी नज़र थी। कल से ही योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद तरह तरह के अटकलों का बाजार गर्म हुआ, लेकिन अब उन पर विराम सा लगता दिख रहा है। संघ के हस्तक्षेप से जो योगी और बीजेपी आला कमान के बीच मनभेद का जो मामला था वो सुलझता हुआ दिख रहा है। यूपी सरकार के विस्तार की राह खुल गई है, लेकिन योगी ही यूपी की राजनीति में बीजेपी के कर्णधार रहेंगे, ये अभी तक सवाल है। क्या योगी को कर्ण बनाने की तैयारी की जा रही है कर्णधार के बजाय? ये भी एक बड़ा मसला है, बड़ा सवाल है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि सरकार और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह एक बड़ा दांव खेलना चाह रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और अच्छी रिपोर्ट्स रहीं तो उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा सूबा है उसको कई भागों में बांटा जा सकता है। और इससे क्या क्या सियासी हलके में हलचल मचेगी और क्या क्या फ़ायदा होगा बीजेपी को या अन्य पार्टियों को, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा तमाम बड़ी खबरें भी होंगी, लेकिन इन बड़ी खबरों के साथ आज शुरुआत करते हैं देश की बात की। पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर आई है, और यदि कहें तो इस साल की सबसे बड़ी खबर भी पश्चिम बंगाल से ही आई, और आज की भी खबर जो है बड़ी वो पश्चिम बंगाल से ही आ रही है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी से मात खाने के बाद बीजेपी को राज्य में अब एक और झटका लग गया है। 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय आज फिर से टीएमसी में वापस चले गए हैं, यानी कि उनकी घर वापसी हो गई है। अभी तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उन्होंने पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही दीदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था और आज वे टीएमसी में शामिल हो गए। मुकुल रॉय को बीजेपी ने कृष्णनगर उत्तर सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने टीएमसी की उम्मीदवार कौशानी मुखर्जी को 35,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु रॉय को भी बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन वे हार गए। अब पिता और पुत्र दोनों ही टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मुकुल रॉय और उनके बेटे के टीएमसी में शामिल होने के कयास चुनावी नतीजों के बाद से ही लगने लगे थे, तब तो और भी ज़्यादा जब शुभेंदु अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह शह देने लगे थे। बीते कुछ दिनों से वे पार्टी के बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे। पार्टी ने वजह बताई थी कि उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए बैठक में नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं मुकुल रॉय से बात किया था और उनसे आग्रह किया था कि वो पार्टी में रहें। हालांकि ये भी कहा गया था कि मुकुल रॉय के जो पृष्ठभूमि है और जो उनका इतिहास रहा है, जिसकी वजह से वो बीजेपी में आए थे, वो भी उनको याद दिलाया गया था। कुछ खास मामले थे मुकुल रॉय के, वो भी याद दिलाया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन मुकुल रॉय ने वो तमाम बातें नहीं सुनी और वो घर वापस चले गए। उनके बेटे शुभांशु ने भी कुछ दिनों पहले ही अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी को निशाने पर लिया था। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि मुकुल रॉय को बीजेपी ने उचित सम्मान नहीं दिया। शुभेंदु अधिकारी का कद जिस तेजी से बीजेपी में बढ़ा, वैसा सम्मान मुकुल को नहीं मिला। ये भी उनकी बेचैनी की एक बड़ी वजह रही। जबकि टीएमसी में मुकुल रॉय का कद कभी नंबर 2 का हुआ करता था, यानी कि ठीक ममता बनर्जी के बाद, और वहीं पर मुकुल रॉय यहाँ पर बीजेपी में आकर
खो से गए थे। उनको उम्मीद थी कि कुछ तो अच्छा बीजेपी करेगी उनके साथ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुकुल रॉय को कि बीजेपी ने उनका संपूर्ण उपयोग कर लिया है और अब उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा रहा है। लेकिन अब जब मुकुल रॉय टीएमसी गए हैं तो जाहिर सी बात है कि समीकरण बहुत कुछ बदल जाएंगे। समीकरण तो बदलेंगे ही, और साथ ही एक जो ममता बनर्जी की जो नीति रही है कि जब लोहा गर्म हो उस पर चोट करो, आज एक बार फिर से वही टीएमसी ने किया है और बीजेपी को एक झटका दिया है। इस बीच बीजेपी की नज़र सचिन पायलट पे भी रही, लेकिन सचिन पायलट ने तो साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी में तो शामिल नहीं होंगे। पायलट ने ये कहा कि बीजेपी जिस सचिन के बारे में दावा कर रही है दरअसल वो सचिन तेंदुलकर होंगे, मैं नहीं। पायलट पिछले साल कांग्रेस द्वारा उनसे किए गए वायदे जो कि 10 महीने में भी पूरे नहीं हुए, इसको लेकर नाराज हैं। इस बीच राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि पायलट की मुख्य लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि अशोक गहलोत से है। इन दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इस बीच पायलट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल रात फोन से संपर्क किया, लंबी बातचीत हुई। पायलट ने अपनी नाराजगी उनसे बयान की और इसके बाद प्रियंका ने कहा कि आप आकर हमसे मिलिए। पिछली बार बगावत के बाद उन्हें मनाने में प्रियंका की ही अहम भूमिका रही थी। एक बार फिर से प्रियंका मुखर हैं और सचिन पायलट दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले राहुल गांधी के करीबी रहे जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर अब कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। पायलट दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा राजस्थान प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। माकन और वेणुगोपाल पायलट के मुद्दे को लेकर पिछले साल बनाई गई सुलह कमेटी में शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पिछले साल हुई जबरदस्त तकरार के बाद दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने इस कमेटी का गठन किया था। हालांकि गठन के 10 महीने बाद भी सुलह कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई। बीते दिनों सचिन पायलट ने कमेटी की रिपोर्ट में हो रही देरी पर खेद जताया था। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और पुराने मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दिन रात मेहनत की, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार से नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन ये संकेत भी दिए कि वो कांग्रेस में रहकर ही संघर्ष करेंगे। यही वजह है कि जब बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उनकी सचिन पायलट से बात हुई है, वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि रीता बहुगुणा ने सचिन पायलट नहीं, सचिन तेंदुलकर से बात की होगी। सचिन पायलट ने आगे कहा कि मुझसे बात करने का साहस रीता बहुगुणा में नहीं है। वहीं पायलट के लिए बनी कांग्रेस की सुलह कमेटी की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर जब राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने ट्वीट किए तो सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि आपसी फूट और अंतर्कलह इतनी हावी है कि राज्य में बीजेपी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। दरअसल बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने ट्वीट कर कहा था, आखिर मन का दर्द होंठों पर आ ही गया। ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस का सत्ता तक पहुंचने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी ने अहम भूमिका निभाई थी। सुलह कमेटी के पास मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं, न जाने कब क्या हो जाए। इस पर सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा, प्रदेश के बीजेपी नेताओं को व्यर्थ बयानबाजी करने के बजाय अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपसी फूट व अंतर्कलह इतना हावी है कि राज्य में भाजपा विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। इनकी नाकाम नीतियों से देश में उपजे संकट में जनता को अकेले छोड़ने वालों को जनता करारा जवाब देगी। ऐसे में राजनीतिक जानकारों को कहना है कि पायलट की मुख्य लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि अशोक गहलोत से है। इन दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जो रणनीति थी, जो एक तरह से वो हर एक जगह के बड़े नेताओं को अपने अंदर समा लेने की, अपने अंदर घुला मिला लेने की कोशिश उसकी जो चल रही थी, वो अब उल्टी भी पड़ रही है। और इसी वजह से 2024 के लिए विपक्ष मोदी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश में जुटा हुआ है। ममता बनर्जी खुद मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा रखती हैं। माना यह जा रहा है कि आज इसी कड़ी में ममता के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की है। राजनीतिक हलकों में
पीके का पवार से मिलना एक संयुक्त विपक्ष बनाने की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर इस वक्त अमरिंदर सिंह के भी चुनावी रणनीतिकार हैं, जो कि बहुत जल्द पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और प्रशांत किशोर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं तमाम विपक्ष को इकट्ठा करने में। जगन मोहन के भी वो रणनीतिकार रह चुके हैं, तो अब देखना ये होगा कि खुद मोदी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर कितना आगे बढ़ पाते हैं, कितना विपक्ष को, जो कि भानुमति के कुनबे की तरह से बिखरा हुआ है, कितना जोड़ पाते हैं। देश में तापमान बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। अलग अलग राज्यों में नेताओं की चल रही मुलाकातों और बयानों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एनसीपी चीफ शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुंबई में मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। हालांकि आधिकारिक रूप से बताया गया कि ये बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से जुड़ी एक धन्यवाद वार्ता थी। प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया कि वो हर उस नेता से मुलाकात करेंगे जिन्होंने ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन का हाल में हुए विधानसभा चुनाव में समर्थन किया था। चुनाव में दोनों नेताओं ने बड़ी जीत दर्ज की है। वैसे इन वार्ताओं का 2024 के आम चुनाव से संबंधित एक बड़ा संदर्भ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए एक संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार पर भी बात हो सकती है। बड़ा सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बतौर रणनीतिकार काम नहीं करने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर आखिर क्या चुनाव लड़ने के मूड में हैं या फिर अभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की भूमिका में बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन एक और जो बड़ी खबर थी, जो कल से क्या कहूँ, पिछले 2 हफ्ते से लगातार सियासी हलके में हलचल मचाए हुए, वो है योगी आदित्यनाथ का अस्तित्व। आज जब से योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे तब से दिल्ली का सियासी पारा गर्म रहा। हालांकि यहाँ बारिश भी हुई, तेज़ हवाएं भी चली, लेकिन पारा ठंडा नहीं हुआ। पर अब ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी में अगले साल होने वाले यूपी चुनावों को लेकर जो सियासी हलचल जारी है, उसमें एक नया मोड़ आया है। इस कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूपी चुनाव की रणनीति पर बात हुई। 1 घंटे से ज़्यादा लंबी ये मुलाकात चली। कल 1.5 घंटे से ज़्यादा वो अमित शाह से मिले थे। जेपी नड्डा से भी उन्होंने लंबी मुलाकात की। बाद में योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो बैठक की, उसमें भी बहुत कुछ स्पष्ट किया गया। योगी की इन मुलाकातों के बाद मोदी शाह से योगी के मनभेद की खबरों पर विराम लगता सा दिख रहा है। प्रदेश में चुनावी तैयारियों के मद्देनजर राजनीतिक प्रशासनिक बदलाव का रास्ता भी अब खुल गया है और कई ऐसे फैसले लिए गए जो योगी को पसंद तो नहीं थे, लेकिन योगी को लेना पड़ा है। वहीं पर यह भी दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो कद है, उससे बीजेपी भी घबराई हुई है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता लेती नहीं दिख रही। योगी ही रहेंगे यूपी चुनाव के पोस्टर बॉय, ये तय हो गया है उनकी पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। इसके पहले योगी ने खुद अमित शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात कर रिश्तों में गर्मी का एहसास करा दिया था। हालांकि इस मुलाकात में दोनों अलग अलग तासीर वाले रंगों की पोशाक पहने बैठे थे। आलोचकों को भगवा रंग के मुकाबले अमित शाह के कुर्ते का रंग कुछ खास जचा नहीं। बहरहाल संभावनाओं का दूसरा नाम राजनीति है। फिलहाल ये तय हो गया कि वो नहीं होगा जो मोदी शाह या योगी चाहेंगे, बल्कि होना वही है जो संघ चाहेगा। आखिर अपनी सरकार में विस्तार के लिए योगी जी तैयार हो गए हैं, लेकिन संघ के दखल के बाद उन्हें मोदी जी के पसंदीदा नौकरशाह से एमएलसी बने ए.के. शर्मा का यूपी आना बहुत रास नहीं आया। ऊपर से शर्मा को गृह, गोपन और नियुक्ति के विभाग सौंपे जाने के लिए दबाव से योगी को खासी नाराजगी थी। योगी ने अपने सूत्रों के माध्यम से संघ प्रमुख मोहन भागवत से अपनी नाराजगी का संदेश भेज दिया था। साथ ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे बदलाव उनके रहने न रहने के बराबर हैं। भागवत ने संदेश के भीतर के मजमून को समझ लिया और गंभीरता से बीजेपी आला कमान को अपनी राय से अवगत करा दिया। सर कार्यवाहक के 3 दिन तक लखनऊ दौरे के वक्त मुलाकात न कर मिर्जापुर और गोरखपुर का दौरा करने के पीछे योगी जी का क्षोभ समझा गया।
फिर संघ से बीजेपी आए संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी संघ प्रमुख को लखनऊ के सियासी पारे की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने योगी जी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का संदेश दिया। बताया जाता है कि मोहन भागवत को जानकारी दी गई कि योगी की रजामंदी के बगैर केंद्र सरकार और आला कमान मनचाहे बदलाव करता रहा है और उन्हें कोई गुरेज नहीं रहा। लेकिन अब तो इंतहा होती जा रही है। ऐसे में योगी को भरोसा दिया गया कि उनसे राय मशवरे के बगैर कोई काम नहीं होगा और इस तरह संघ के दखल के बाद योगी जी को ए.के. शर्मा और जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाने के लिए मना लिया गया है और उत्तर प्रदेश बीजेपी और सरकार में सब मिलजुल कर रहने लगे और आज ही खुशी का माहौल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकातों के बाद यूपी के बंटवारे की अटकलें भी तेज हो गई हैं। ये भी समझा जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को 4 या 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। देश के सबसे ज्यादा आबादी होने के कारण विकास को धार देने के लिए ये विभाजन जरूरी समझा जा रहा है, ये पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि तमाम ऐसे दल भी हैं और तमाम ऐसे हलके भी हैं जहां पर यूपी को बांटने के प्रदर्शन होते रहे हैं। बुंदेलखंड या हरित प्रदेश तो पहले से ही आंदोलन करते आए हैं। अब जो किसानों का आंदोलन है, बुंदेलखंड की जो समस्या और यूपी जैसे इतने बड़े सूबे के लिए भी प्रधानमंत्री अमित शाह ये ज़रूरी समझ रहे हैं कि उन्हें छोटे छोटे राज्यों में बांटा जाए। इससे न केवल सत्ता का विभाजन होगा बल्कि जो चुनावी रणनीति बनाने में भी पार्टी को सुविधा होगी। ये भी बात आज चर्चा में रही जब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री और अमित शाह से कल हुई थी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। जाहिर सी बात है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और ये रणनीति काम कर गई तो बहुत जल्द देश में राज्यों की संख्या बढ़ जाएंगी। यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये संदेश बीजेपी आलाकमान और आरएसएस की कर्ता धर्ताओं को समझ में आ गया है। ऐसे में समझा जा रहा है कि बीजेपी कुछ नया गोल खिलाने की तैयारी में है। इसके लिए पुनर्मूषको भव की रणनीति अपनाई जा रही है। योगी की मोदी, शाह और नड्डा से मुलाकात को लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के भीतर मनभेद और मतभेद की अटकलें हैं तो दूसरी तरफ एक बड़े बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगले चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के विभाजन का मन बना रही है। योगी को दिल्ली दरबार तलब करने का यही सबब समझा जा रहा है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है का दौर अभी भी जारी है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की कोई भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाए और चुनाव के पहले ये असंभव सा भी है। तमाम चीजें होती जब किसी राज्य का बंटवारा होता है, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है जनता की आवाज। जनता की कोई भी आवाज किसी बंटवारे के लिए नहीं। कोरोना के काल में मां गंगा पे तैरती लाशें किसने नहीं देखी। अब नया राज बनाना प्रदेश और देश की गिरती हुई जीडीपी पे घातक असर डालेगा। मुख्यमंत्री योगी ने खुद भी 6 सितंबर 2013 में अलग पूर्वांचल की मांग संसद में उठाई थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजित सिंह ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की मांग की थी। वहीं 2011 में यूपी की मायावती सरकार ने अगले चुनाव से ठीक पहले राज्य को 4 हिस्सों में बांटने संबंधी प्रस्ताव को 21 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दे दी थी। इसके तहत राज्य में पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरित प्रदेश, पूर्वांचल, अवध या उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का गठन किया जाना था। इसके तहत राज्य का बंटवारा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरित प्रदेश, पूर्वांचल, अवध या उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का गठन किया जाना था। लेकिन तब ये मंसूबे पूरे नहीं हो सके, क्योंकि तत्कालीन गृह सचिव आर.के. सिंह ने प्रस्ताव लौटा दिया था। अब आर.के. सिंह बीजेपी के सांसद हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य हैं, अर्थात लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव पहले राज्य मंत्रिमंडल और फिर विधानसभा से पारित कराकर तो केंद्र की सरकार के पास दिनांक 23 नवंबर 2011 को ही भेज दिया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश के विभाजन का अब ये समय नहीं है। चुनाव 8 महीने दूर है। ठीक है कि मायावती ने एक प्रस्ताव करके भेजा था और विधानसभा में पास करके केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह से राज्य नहीं बनते।
गंगा में बहती लाशों की दिल दहला देने वाली तस्वीरों ने योगी के कोविड प्रबंधन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिली तारीफ पर पानी फेर दिया है। हालांकि यूपी में कोरोना संक्रमण पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन योगी के बढ़ते कद को एक बार फिर से बोनसाई करने यानी काट छांट की कोशिश बीजेपी के भीतर अब भी जारी है। माना जा रहा है कि मोदी शाह की कभी पहली पसंद नहीं रहे योगी आदित्यनाथ, लिहाजा प्रदेश में जीत के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव बेहद जरूरी बताए जा रहे हैं। मोदी के पसंदीदा नौकरशाह AK शर्मा को MLC बनाकर राज्य में लाया गया है और वह जगह जगह दौरा कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी भी दर्ज करा रहे हैं। पूर्वांचल के योगी के असर वाले 18 जिलों पर शर्मा जी की सीधी नजर बताई जा रही है। इसे योगी के इकबाल के खिलाफ समझा जा रहा है, लेकिन संघ के हस्तक्षेप के बाद सुलह के आसार तो नजर आ रहे हैं। योगी की पुरानी मांग को पूरा करके बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि अब योगी इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होने वाले, लेकिन उन्हें समझाया जा रहा है कि पूर्वांचल के 25 जिलों में से 23 जिलों में 125 विधानसभा सीटें हैं और गोरखपुर बनेगा पूर्वांचल की राजधानी, जहां से योगी जी 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार सांसद बने हैं। लेकिन राजनीति के पंडितों का मानना है कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना बीजेपी संघ को नागवार गुजर रहा है। इसीलिए अब गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है तक योगी जी को सीमित करने की तैयारी है। इसीलिए पुनर्मूषको भव की रणनीति अपनाई जा रही है। सवाल यह है कि योगी जी जरूरी हैं और बीजेपी की मजबूरी है का नारा लगाने वाले क्या इस फैसले को बचा पाएंगे? अंशुमान त्रिपाठी, APN। और बीजेपी के लिए तमाम जो समीकरण हैं वो इस वक्त बिठाने बेहद ज़रूरी होते जा रहे हैं, चाहे वो राज्य का बंटवारा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधना हो, या फिर उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करना हो। बीजेपी जिस समीकरण से सत्ता में आई थी उसी समीकरण को एक बार फिर से यूपी में बिठाने की कोशिश कर रही है, जो कि तथाकथित तौर से बिगड़ गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जब मुलाकात हुई तो अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं और इस चर्चा के पीछे भी उसी समीकरण को देखा जा रहा है। गौरतलब है कि अमित शाह अनुप्रिया पटेल से भी मिल चुके हैं और अनुप्रिया पटेल को बहुत जल्द केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस को छोड़ हाल ही में बीजेपी में आने वाले जितिन प्रसाद भी योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। जितिन प्रसाद जो बहुत दिनों से सत्ता का सुख भोगने के लिए आतुर थे, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण कार्ड के नाम पर शायद उनको ये मौका मिल जाए। इसके अलावा पूर्व IAS अधिकारी AK शर्मा को भी यूपी मंत्रिमंडल में शामिल होने के आसार साफ हो गए हैं। AK शर्मा को एक शक्तिशाली मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा, जो योगी आदित्यनाथ को पसंद तो नहीं पर उन्हें मानना पड़ेगा। साथ ही अपना दल S के अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल भी केंद्र और यूपी में मंत्री पद के दावे ठोक चुकी हैं और ये दावा बहुत हद तक बीजेपी मानने को तैयार भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी हाईकमान से हुई बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो सकता है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में जितिन प्रसाद को MLC बनाया जा सकता है। जुलाई में 5 सीटों के लिए MLC चुनाव होना है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी रास्ता खुला है। जितिन को मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी उन्हें चुनावों में एक ब्राह्मण नेता की तरह प्रोजेक्ट करेगी। जितिन प्रसाद के अलावा AK शर्मा ऐसे शख्स हैं जिनके यूपी मंत्रिमंडल में शामिल होने के आसार है। मंत्रिमंडल में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। यूपी में गठबंधन को लेकर AK शर्मा ने बीते दिनों निषाद पार्टी के नेताओं और अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की। इसके बाद ही अनुप्रिया की अमित शाह से मीटिंग तय हुई। अमित शाह से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि अपना दल S की अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल मोदी कैबिनेट में वापस शामिल हो सकती हैं। उन्हें हरसिमरत कौर बादल की जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल ने केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में अपना दल के प्रतिनिधित्व को लेकर अमित शाह से बात की। अनुप्रिया ने अपने MLC पति आशीष पटेल को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए भी दबाव बनाया।
यूपी में अपना दल एस के 9 विधायक है। एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रदेश के निगम और आयोग में पार्टी के नेताओं को शामिल करने के लिए कहा। बताया जाता है कि कई मुद्दों पर शाह और अनुप्रिया में सहमति बन भी गई है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2019 में उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद से ही वे नाराज बताई जा रही थी। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार या योगी सरकार पर खुलकर कभी भी हमला नहीं किया। कुछ दिनों पहले तक यूपी में अनुप्रिया पटेल की समाजवादी पार्टी के साथ जाने को लेकर भी खूब चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि यूपी में सत्ताधारी बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी इस बार छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक मजबूत गठबंधन बनाने की कवायद में जुटी है। दरअसल अनुप्रिया पटेल की कुर्मी वोटों पर काफी अच्छी पकड़ है। ये फैक्टर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए काफी महत्व रखता है। अपना दल एस और निषाद पार्टी के अलावा बीजेपी एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर भी डोरे डाल रही है। हालांकि राजभर ने ऐलान किया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हमने जिन मुद्दों को लेकर समझौता किया था, 4.5 साल बीत जाने के बाद भी एक भी काम पूरा नहीं हुआ। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है, जो सूबे के करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहां एक और बीजेपी सियासी दावपेच के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के खजाने में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बीजेपी को 2019-20 में सबसे ज्यादा 785 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इस दौरान कांग्रेस को 139 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 8 करोड़ रुपए, सीपीआई को 1.3 करोड़ और सीपीएम को 19.7 करोड़ रुपए का चंदा मिला। बीजेपी का कुल चंदा 5 राष्ट्रीय दलों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, यानी कि सबसे धनी पार्टी के रूप में इस वक्त बीजेपी है। राजनीतिक दल लोगों से कितना चंदा लेते हैं, आम लोगों के पास शायद ही इस सवाल का जवाब हो, लेकिन राजनीतिक दलों के चंदे पर नजर रखने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने इन सवालों के जवाब को सभी के सामने लाकर रख दिया है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को वित्त वर्ष 2019 से 20 के दौरान व्यक्तिगत और कंपनियों की तरफ से दान और इलेक्टोरल ट्रस्ट से कुल 785 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जो मुख्य विपक्षी कांग्रेस को इसी अवधि में मिले चंदे का करीब 5 गुना है। इस दौरान कांग्रेस को 139 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। बीजेपी लगातार 7वें साल सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी के तौर पर उभरी है। पूरे भारत से बीजेपी को सबसे अधिक 4,483 लोगों ने चंदा दिया, जबकि कांग्रेस को 605 लोगों ने चंदा दिया। बीजेपी का कुल चंदा 5 राष्ट्रीय दलों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रहा। बीजेपी के चंदे में सबसे अधिक योगदान इलेक्टोरल ट्रस्ट, उद्योगों और पार्टी के अपने नेताओं ने किया है। बीजेपी को सबसे अधिक चंदा देने वाले नेताओं में पीयूष गोयल, पेमा खांडू, किरण खेर और रमन सिंह शामिल हैं। इनके अलावा आईटीसी कल्याण ज्वेलर्स, रिया एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, डोडा डेवलपर्स और मोतीलाल ओसवाल कुछ प्रमुख उद्योग समूह हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। सभी राष्ट्रीय पार्टियों को हर साल 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट चुनाव आयुक्त को देनी होती है। इसमें पार्टी को कितना चंदा मिला, किस किस मोड से मिला, उसका पूरा ब्यौरा देना होता है। इसके तहत 30,000 से ज्यादा की धनराशि जो भी पार्टी को चंदे के रूप में मिलती है, उसका ब्यौरा देना होता है। बीएसपी ने बीते 13 वर्षों की तरह इस वित्तीय वर्ष में भी बताया कि पार्टी को 20,000 से ज्यादा दान के रूप में भी कोई चंदा नहीं मिला। एडीआर की रिपोर्ट में ये भी साफ है कि राष्ट्रीय दलों ने कुल चंदे का 6.92% चंदे की अधूरी जानकारी दी। दलों ने दानदाताओं के पैन का विवरण ही नहीं दिया, जो साफ बता रहा है कि तमाम नियम कायदे बनाने के बावजूद राजनीतिक पार्टियां पारदर्शिता बरतने से अभी भी बच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब चाहे वो कितनी भी धनी पार्टी हो, लेकिन
जो समीकरण है वो अपने तरीके से बिठाने ही पड़ते हैं। पैसे से ही केवल चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए बीजेपी की तमाम कवायद भी हम देख रहे हैं। इन्हीं कवायदों में से जहां एक और देश के सत्तारूढ़ दल बीजेपी के खजाने भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की जेब तो खाली हो रही है और बीजेपी को इस पर भी काम करना होगा। आज देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। 100 से ज़्यादा ज़िलों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंचा। पिछले महीने की शुरुआत में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद से 22 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल की अनियंत्रित बढ़ती कीमतों के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन से पार्टी आला कमान तो दूरी बनाए रखी, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है कि वो राजस्थान की समस्या और जितेंद्र प्रसाद के झटके से निपटने में लगे हुए हैं। लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे आक्रोश दिवस के रूप में मनाया। दिल्ली कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब यूपीए सत्ता में थी तब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स 9 रुपए 20 पैसे था और अब मोदी सरकार में ये 32 रुपए हो गया है। हम सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग करते हैं, साथ ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का आग्रह करते हैं। हरीश रावत और शक्ति सिंह गोहिल ने भी केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है। राजनीति और चुनाव करने से चूक नहीं रही। देश के लोग आज चाहते हैं कि संकट के समय आर्थिक मदद हो, दाम कम हो। हर चीज का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम से फल सब्जी साफ खाने की चीजें सब दाम बढ़ जाते हैं। आज का प्रदर्शन सांकेतिक है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हम लोग चाहते हैं कि संकेत पूरे देश में जाए और दुनिया देखे कि हिंदुस्तान का नौजवान और मध्यम वर्ग और किसान सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने आज ये पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया है हर पेट्रोल पंप के सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा दबाव कामयाब रहेगा और अंततः सरकार को दाम कम करने पड़ेंगे। भाजपा बनाम कांग्रेस, भाजपा बनाम विपक्ष होगी और हम विपक्ष धर्म निभा रहे हैं और निरंतर निभाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम 2024 में परिवर्तन भी लाएंगे और वो परिवर्तन आगे एक जनता के हितैषी सरकार देने के लिए हो। एक साल में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। अगर सेंट्रल एक्साइज 34 रुपए से घटाकर जो 9 रुपए थी यूपीए सरकार में, तो लगभग 25 रुपए लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर भाव कम किए जा सकते हैं। देखा जाए तो कोरोना महामारी से वैसे ही परेशान मध्यम वर्ग के लिए महंगाई नई मुसीबत बनकर आई है। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले ग्रोसरी आइटम यानी किराने के सामान के दाम में एक साल में जहां 40% की बढ़त हुई, वहीं खाद्य तेलों के दाम 50% तक बढ़ गए। इस दौरान चीनी, चावल, दाल की कीमतें भी काफी बढ़ी। पिछले साल 81 रुपए किलो में बिक रही तूर यानी अरहर की दाल आज 107 रुपए किलो बिक रही है। इसी तरह चाय पत्ती के दाम में भी 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कई जगह कंपनियों ने ऐसी भी जुगत लगाई कि अगर किसी सामान का दाम नहीं बढ़ा है तो उसका वजन यानी क्वांटिटी कम कर दी। उदाहरण के लिए मैगी नूडल्स की कीमत में कोई बढ़त नहीं की गई, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम कर दी गई। नेस्ले ने मैगी के पैकेट का वजन 70 ग्राम से घटाकर 60 ग्राम कर दिया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। पिछले महीने की शुरुआत में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद से 22 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली में ये 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यायपालिका से जुड़ी कुछ खबरें। सुप्रीम कोर्ट 2012 में केरल के मछुआरों की हत्या मामले में आरोपी 2 इतालवी नौसैनिकों पर भारत में चल रहे आपराधिक मुकदमे को बंद करने पर सहमत हो गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 10 करोड़ मुआवजा जमा कर दिया गया है। अब मंगलवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इटली द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपए की मुआवजे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की 2 इतालवी मरीन मासिमिलियानो लोटेरो और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमा आर शाह की अवकाशकालीन पीठ को केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि पीड़ितों को संवितरण के लिए शीर्ष अदालत में 10 करोड़ रुपए का मुआवजा जमा कर दिया गया है। मेहता ने कहा कि कुल मुआवजे के बंटवारे पर फैसला करना केरल सरकार पर निर्भर है। इटली गणराज्य के वकील का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की ओर से अवार्ड घोषित किए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत के समक्ष इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि इटली नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और केरल सरकार दोनों ने ट्रिब्यूनल के अवार्ड को स्वीकार कर लिया है। वहीं केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीड़ितों को उचित समय के बाद पैसा जारी किया जाना चाहिए। इटली गणराज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोहेल दत्ता ने पीठ से अनुरोध किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अवार्ड के संदर्भ में 2 इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आदेश पारित करें। एसजी ने पीठ को सूचित किया कि ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र इटली के पास है, न कि भारत के पास। पीठ ने सुनवाई के दौरान मुआवजे के बंटवारे और संवितरण को लेकर चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि वो पीड़ितों के बीच राशि के बंटवारे और उसके वितरण का फैसला करने के लिए केरल के उच्च न्यायालय को 10 करोड़ रुपए के मुआवजे के हस्तांतरण का आदेश दे सकती है। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि जब तक इस अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया था तब तक पीड़ितों के पास कुछ भी नहीं था। घटना के बाद राज्य में बहुत आक्रोश था। हालांकि वो अब संतुष्ट थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि धन को केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है और हाई कोर्ट पीड़ितों को दी जाने वाली राशि के वितरण के पहलू की निगरानी कर सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आदेश पारित करेगा। 2 इतालवी नौसैनिकों मासिमिलियानो लोटेरो और सल्वाटोर गिरोन पर 15 फरवरी 2012 को केरल के 2 मछुआरों की हत्या करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की राज्य के बाहर मामले की सुनवाई से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि परमबीर खुद 30 साल से महाराष्ट्र पुलिस में सेवा दे रहे हैं, इसके बावजूद इन्हें राज्य पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है। वो राज्य से बाहर मामला भेजने की मांग कर रहे हैं, ये अजीब सी बात है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। परमबीर सिंह ने कहा था कि अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस राज्य के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से कहा कि जिस राज्य में आप 30 साल से ज्यादा समय तक काम करते रहे, अब वहां की मशीनरी और प्रशासन पर आप भरोसा कैसे नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस मामले में तुरंत कोई राहत चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील करें। हम अपनी याचिका खारिज कर रहे हैं। कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमें संदेह नहीं है कि ये मामला बेहद गंभीर है। हाई कोर्ट जाने की छूट दी जाती है। जस्टिस कौल ने कहा कि याचिकाकर्ता कुछ आरोप लगा रहे हैं और मंत्री भी कुछ आरोप लगा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि आपको हाई कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए। हम मानते हैं कि मामला गंभीर है, लेकिन आर्टिकल 226 की शक्तियां काफी विस्तृत हैं। रोहतगी अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि हाई कोर्ट को कल मामले पर सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि सीसीटीवी सबूत शामिल हैं। रोहतगी ने आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर करने पर तर्क देते हुए कहा कि ये देश के लिए जनहित का गंभीर मुद्दा है।
एक पुलिस अधिकारी को प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया गया, लेकिन गृह मंत्री ने खुद टीवी पर कहा कि ये एक प्रशासनिक ट्रांसफर नहीं था। कोर्ट ने इसमें कम अहम मुद्दों पर आर्टिकल 32 की याचिकाओं को सुना है। रोहतगी ने कहा कि पूरा राज्य हिल गया है, पुलिस सुधार नहीं हुए हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि मुझे लगता है कि गंभीर मामला है, लेकिन हाईकोर्ट इसे देख सकती है। संघ की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। जस्टिस एस के कौल ने पूछा कि याचिका आर्टिकल 32 के तहत क्यों डाली गई, 226 क्यों नहीं। दूसरा, जिस व्यक्ति के खिलाफ याचिका है उसे पार्टी तक नहीं बनाया गया। इस पर रोहतगी ने कहा कि उन्हें देशमुख को पार्टी के तौर पर जोड़ने की याचिका दाखिल कर चुके हैं। सिंह को मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री मिलने और पुलिस अधिकारी सचिन वझे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। उन्होंने अपनी याचिका में होमगार्ड डीजी के पद पर ट्रांसफर किए जाने को भी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने विशेष सेगमेंट धरोहर में आज हम बात कर रहे हैं सांची के बौद्ध स्तूप की। सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन और शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया था। साल 1989 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। तो आज लिए चलते हैं आपको सांची के स्तूप। सांची स्तूप बौद्ध धर्म के महान विरासत को समेटे हुए हैं। सांची का स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। शांति के दूत रहे मौर्य काल के महान सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण 3री शती ईसा पूर्व में कराया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सबसे पहले जिस स्तूप का निर्माण कराया वो सांची का स्तूप ही था। ये स्तूप भगवान बुद्ध को समर्पित किया गया था। सांची का स्तूप एक छोटे से गांव सांची में है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची में स्थित स्तूप संख्या 1 या महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी शैल संरचना है। यह स्तूप बौद्ध धर्म की शांति की भावना के प्रसार के लिए बनवाया गया था। सांची स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची स्तूप और उसके चारों तरफ बने भव्य तोरण द्वार और उन पर की गई मूर्तिकारी भारत की प्राचीन वास्तुकला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची से मिलने वाले अभिलेखों में इस स्थान को काकना द बोट नाम से पुकारा गया है। सांची की कीर्ति राजपूत काल तक तो बनी रही, लेकिन बाद में ये गुमनामी में खो गया। 14वीं सदी से लेकर 1818 में जनरल टेलर द्वारा फिर से खोजे जाने तक सांची आम लोगों की जानकारी से दूर बना रहा। सांची का निर्माण बौद्ध अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया था। सारनाथ से मिले अशोक स्तंभ, जिस पर 4 सिंह बने हुए हैं, उसके जैसा ही एक अशोक स्तंभ सांची से भी मिला है। इन स्तंभों का निर्माण ग्रीको बौद्ध शैली में किया गया था। अपने अद्भुत आर्किटेक्चर के कारण सांची स्तूप यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के अंतर्गत आने वाले स्थलों में शुमार है। साल 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।
आज देश की बात में मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर आपके सामने हाजिर होंगी सोमवार को। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ और हमारा कार्यक्रम विशेष देखना ना भूलिए। और इंडिया लीगल में इस बार एक ख़ास बहस लेकर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द ही। बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।